हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आज हिस्ट्री का क्लास लेकर हम सोमवार को उपस्थित रहते थे, चल रहा था हिस्ट्री में धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड कुछ टॉपिक। तो चलिए आज देखते हैं पारसी धर्म सुधार आंदोलन से और सिख धर्म सुधार आंदोलन। उसके बाद देखेंगे सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम उस वक्त के सरकार के द्वारा क्या क्या था। तो यहाँ है पारसी धर्म सुधार आंदोलन। कर पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करने के उद्देश्य से 19वीं सदी के आरंभ में मुंबई से पारसी धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायसन सभा गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रस्ट गुप्तार चलाई गई थी। ध्यान देना है कि यहाँ पे व्यक्ति बहुत सारे हैं। नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, आर के कामा। तो चारों ऑप्शन रहे तो ठीक है, चारों को तो सिलेक्ट करना है, बट ज्यादातर जो अब है रहनुमाई मजदायसन सभा के गठन की बात आता है तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। लेकिन ऑप्शन में यदि ये तीनों चारों व्यक्ति का नाम रहे तो वहां ध्यान देना है, ठीक है। पत्रिका क्या था? रस्ट गुप्तार। कर यह आंदोलन जितना अधिक सचेत पारसी धर्म में फैली रूढ़वादिता से था, उतना ही अधिक जागरूक समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर भी था। कर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था, पर्दा प्रथा समाप्त कर दी गई, विवाह की आयु बढ़ा दी गई। कर यह सुधार आंदोलन अत्यधिक प्रभावशाली रहा और कालांतर में पारसी समुदाय भारतीय समाज के सबसे अधिक समृद्ध और आधुनिक वर्ग में परिणत हो गए। आगे है नोट कि पारसी धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि विशेष रूप से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर दाखमा में रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा सके। मान्यता है ऐसा करने से पृथ्वी, जल व अग्नि की शुद्धता बनी रहती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिख धर्म सुधार आंदोलन। तो सिख धर्म सुधार आंदोलन में देखेंगे कि पश्चिमी तर्कसंगत विचारों का प्रभाव सिख अनुयायियों पर पड़ा। इससे पूर्व में सिख धर्म में सुधार हेतु बाबा दयाल दास द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। बाबा राम सिंह द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ दो बाबा का नाम आ गया ना, बाबा दयाल दास, इनके द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। उसके बाद है बाबा राम सिंह, इनके द्वारा नामधारी, ठीक है। सब क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, राज्य स्तर में पूछा जाता होगा अलग बात है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। 1870 में अमृतसर में सी सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो सी सभा आंदोलन डेट याद रखना है, जगह याद रखना है। सी सभा द्वारा अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना में सहायता की गई और बहुत से गुरुद्वारे व विद्यालय स्थापित किए गए। गुरुमुखी और पंजाबी साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था, लेकिन इस दिशा में वास्तविक और अधिक प्रतिक्रियावादी गतिविधियां 1920 में अकाली आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई थी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों को प्रबंधन सुधारना था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, पीसीएस लेवल ये सब पे। गुरुद्वारों में कार्यरत महंतों के पास अकुत मात्रा में धन और जमीन भक्तों से प्राप्त होती थी। महंत इस संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ की पूर्ति में करते थे। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इसका विरोध किया और महंतों के विरोध अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। बाध्य होकर सरकार को 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास करना पड़ा। इस अधिनियम में 1925 में कुछ संशोधन भी किए गए। इस अधिनियम की सहायता और कभी कभी सीधी कार्रवाई द्वारा गुरुद्वारों में भ्रष्ट महंतों को निकाल दिया गया। आगे है सामाजिक सुधार हेतु क्या क्या कदम उस वक्त उठाए गए थे, कुछ उसके बारे में देखते हैं। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो अगले सप्ताह कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आज ये देख लेते हैं। सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। तो सबसे पहले था बाल विवाह। भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ से रही है
आधुनिक काल में इस पर चंद विद्यासागर ने इसे रोकने का साहसिक प्रयास किया था। कर विद्यासागर तथा उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। इससे कम आयु में विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। आगे है कि ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए 3 अधिनियम पारित किए थे। कौन कौन है देखते हैं। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आते रहता है पीसीएस सब में। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष तथा लड़कों के 18 वर्ष कर दी गई। इस एक्ट द्वारा बहु विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। कौन। सिविल मैरिज एक्ट 1872। फिर सम्मति अधिनियम 1891। यह अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बंबई के पारसी बहराम जी मलावारी के प्रयत्न से पारित हुआ था। ठीक है, इसे 1891 में सम्मति आयु एक्ट काउंसिल द्वारा पारित कर दिया गया था। तो यहाँ कुछ अलग है। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना फिक्स किया गया था, तो 12 वर्ष कर दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ठीक है, तो ये सब देखिए एक्सेप्शन हो जाता है। तो सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसको शारदा एक्ट बोलते हैं। अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून बना था। उन्हीं के नाम पर यह शारदा एक्ट कहलाया था। इस अधिनियम द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों को 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित किया गया और बालक विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 वर्ष। तो ये 1978। ठीक है, आगे है कि तथा बालिका की 14 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष निर्धारित किया गया। बाल विवाह का समर्थन करने वाले के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी शामिल है। आगे देखते हैं। तो ये डेट याद रखने योग्य है, ये हाल फिलहाल का घटना है कह सकते हैं। आगे देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, इसमें देखते हैं आखिर क्या है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया। उन्होंने वर्ष 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, फिर 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में आया, 1856 में पारित हुआ था। इसे पारित करवाने में इस पर चंद विद्यासागर की मुख्य भूमिका रही थी। इस अधिनियम के तहत विधवाओं को पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई थी। आगे है एक ठगी प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को उन्मूलन किया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। तो इनका नाम आता है। ठीक है, 1837 तक ठगों का दमन कर दिया गया था। आगे शिशुवध। शिशुवध सामान्यतः राजपूतों में प्रचलित था, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। गवर्नर जनरल जॉन सोर, ठीक है, यहाँ पे जॉन सोर के समय में 1795 में तथा ब्लेजली के समय में 1804 में, यहाँ 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है, जनरल जॉन सोर और फिर ब्लेजली। नियम 3 से शिशुवध को साधारण हत्या के रूप में माना जाने लगा। इस प्रकार शिशुवध धीरे धीरे समाप्त हो गए। आगे है नरबलि प्रथा। इस प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। और किस व्यक्ति ने किसको समाप्त किया, किस प्रथा को समाप्त किया, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो नरबलि प्रथा, हार्डिंग प्रथा में यहाँ शिशुवध से रिलेटेड 2 व्यक्ति का नाम आया है, जनसोर और ब्लेजली। ठीक है, ठगी प्रथा स्लीमैन का नाम आता है, नहीं तो फिर ये उस वक्त का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह के लिए लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं दास प्रथा। अच्छा, ये नरबलि प्रथा क्या है, तो ये हार्डिंग प्रथम के द्वारा, इसके लिए उसने कैम्बल की नियुक्ति की थी। 1840-45 तक यह प्रथा समाप्त हो गई थी। ठीक, ये डेट ये सब भी कभी कभी पूछ दिया जाता है हिस्ट्री में। नरबलि प्रथा मुख्यतः खोंड जनजाति में प्रचलित था, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नरबलि प्रथा मुख्यतः किस जाति में प्रचलित थी, तो खोंड जनजाति।
कर दास प्रथा, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो। ठीक है, 1843 में ये आता है बात कि भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कर ध्यातव्य है कि मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो यहाँ पे मध्यकाल में फिरोज तुगलक, ठीक है, मुगल काल का ये अकबर। ठीक है, नोट 1833 के अधिनियम में निर्देश था कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। तो दास प्रथा के समाप्त करने की बात क्या अधिनियम की बात किया जाएगा? तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में 1833। तो आज के आर्टिकल में इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो रहने देते हैं आज इतना। मिलते हैं अगले दिन पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर